नमस्कार दोस्तों। कल की कहानी में आपने सुना कि किस तरीके से मृणालिनी पर रंग चढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसने कहा कि आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। चलिए अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। मृणालिनी की बात पर सभी मित्रों ने एक ठट्टा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जैसे ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दड़बे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कब चूकता। एक मित्र ने टिप्पणी की कि दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या, सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वो उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहां से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहां?
मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वो काला सांप क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नर्म पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल नहीं थे। वो उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वो खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पैर ठंडे पड़ गए और चेहरे की कांति मलिन पड़ गई। नाड़ी का तो कहीं पता भी नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी। मां अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वो दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहां हुआ? मां बाप ने बेटे का सेहरा कहां देखा?
मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहां हास्य की ध्वनि थी, वहां करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहां फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, क्या काम करोगे? जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के तो पैसे दिए नहीं, और उधार कैसे देगा? न देगा न सही। घास तो कहीं गई नहीं। दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हां हां वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सब ने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो तुम न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से कहा, जरा तमाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहां 6 बच्चे गए थे, एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते तो सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा।
पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूं। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वो न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होते, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वो बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। वो तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह उसका काम ही न था। जान का मूल्य भला कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसने मंत्रों से जीवन दान दे दिया था। पर आज वो घर से कदम नहीं निकाल सका। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया और अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या फिर पैरों में कीचड़ लगा हो, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा हो। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने कहा, कहां जाते हो? कहीं नहीं, देख रहा था कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आ रही। नींद काहे को आवेगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? वो आकर पैरों को पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से ही हो। नहीं रे, ऐसा पागल नहीं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। क्या हुआ? क्या वाकई बूढ़ा घर से निकला? क्या बुढ़िया की आवाज और ताने ने उसे वापस अपने बिस्तर पर लेटने को मजबूर कर दिया? चड्ढा साहब का क्या हुआ? यह सब अब अगले दिन यानी अगली रात को, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और अभी नींद के आगोश में जाने का वक्त है। तो शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर।